Hello students, welcome to next lecture of class 10th electricity. So students, previous lecture में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखी थी, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? जैसे यहाँ पे तीन रजिस्टर्स मैं बना लेता हूँ, R1, R2 और ये R3। अब पैरेलल में कंबाइंड है, वो कैसे पता लगेगा? जैसे अगर तीन एंड्स को हम कॉमन एंड से जोड़ दें, मतलब तीनों को पकड़ के हम जोड़ दें, ठीक है, और इन तीनों को पकड़ के हम जोड़ दें, मतलब कि ऐसे कंबाइन करेंगे हम, ये हो जाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। रेजिस्टर्स की पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मतलब कि ये सबसे आसान दिखने वाली पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है? बैटरी से करंट निकला, ठीक है, बैटरी से करंट निकला I, ठीक है, यहाँ पे गया I। अब यहाँ पे करंट पहुँचा, तो यहाँ पे अब करंट पहुंचा, ये स्प्लिट हो जाएगा। ये वही चीज़ है, एक पाइप जा रही है, ठीक है, उस पाइप से तीन पाइप्स निकल गई, ठीक है, एक ऊपर वाली, ठीक है, और एक कह लो आप उसके नीचे वाली, ठीक है। अब उसके ये वाली पाइप मान लो, ठीक है, एक ये वाली पाइप मान लो, ठीक है। ये तीन पाइप्स निकल गई, मतलब कि यहाँ पे पानी आया, ठीक है, पानी स्प्लिट हो गया, ठीक है, इसमें चला गया, बाकी का इसमें चला गया, ठीक है, बाकी का इसमें चला गया। मतलब कि यहाँ पे अगर 2 लीटर पानी 1 सेकंड में आ रहा है, तो इसमें कुछ रह जाएगा, मतलब 2 से कम, इसमें कुछ रह जाएगा, इसमें कुछ रह जाएगा। मतलब कि अगर तीनों का जो मतलब कि पानी ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो 2 लीटर ही आएगा, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में इसमें जितना पानी जा रहा है, इसमें 1 सेकंड में जितना जा रहा है, इसमें 1 सेकंड में जितना आ रहा है, जितना जा रहा है, तीनों को अगर जोड़ेंगे वो ये आ जाएगा 2 लीटर पर सेकंड, ठीक है। मान लो इसमें गया ½ लीटर चला गया, 1 सेकंड में ½ लीटर फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है। इसमें कर रहा है मान लो कुछ भी मान लो 1 लीटर फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है, तो इसमें भी ½ लीटर ही रह जाएगा, ताकि इन तीनों को जोड़ेंगे 2 लीटर पर सेकंड ही आएगा, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे भी हो रहा है, करंट आया है, ठीक है, इसमें करंट I1 चला जाएगा, ठीक है, इसमें I2 चला जाएगा, इसमें I3 चला जाएगा, ठीक है। सीरीज में हमने देखा था करंट सेम है, मगर यहाँ पे करंट सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे करंट जो है वो स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। और क्या सेम है वो अभी हम देखते हैं। पहले इसको रब कर देता हूं मैं। अब स्टूडेंट्स आप समझो, अब यहाँ पे अगर तीनों पे आप वोल्ट मीटर लगा के देखोगे ना, R1 पे, R2 पे, R3 पे, तीनों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना वो सेम आएगा और V के इक्वल भी आएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ लेते हैं। आपको बताया यहाँ पे 0 वोल्ट मैं मान सकता हूँ, यहाँ पे V मान सकता हूँ, और आपको पता है वायर पे पोटेंशियल सेम रहता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। वैसे ही V, यहाँ पे V, यहाँ पे V, यहाँ पे V, यहाँ पे V आ गया, ठीक है, और यहाँ पे भी V आ गया, ठीक है, और यहाँ पे भी V आ गया। इसका मतलब देखो तीनों पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, V - 0 V, V - 0 V, V - 0 V, मतलब तीनों पे पोटेंशियल डिफरेंस V ही आया है, ठीक है ना। तो पैरेलल में क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों पे सेम है, और वो किसके इक्वल है? जितनी सप्लाई है, ठीक है। मतलब जितना यहाँ पे बैटरी ने, जो सप्लाई ने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, उतना ही तीनों पे आएगा, ठीक है। मगर करंट वैसे ही पानी की तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे 3 पाइप्स में पानी
डिफरेंट स्प्लिट हो गया था, वैसे यहाँ पे करंट भी स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई जो करंट आया, जैसे 2 लीटर आया था, वो किसके इक्वल था, हाफ प्लस 1 प्लस हाफ। ठीक है, वैसे ही मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है ना, वही चीज़ है, पाइप्स वाली चीज़ है। ठीक है, तो अब आप देखो करंट जो है वो स्प्लिट हो गया। ठीक है, अब ओम्स लॉ लगाएंगे, तीनों रेजिस्टर्स पे अलग अलग से ओम्स लॉ लगाओ। R1 पे जब मैंने लगाया तो R1 पे क्या आया, V इज इक्वल टू I इंटू R1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे I1 भी आएगा। ठीक है, और R2 पे जब लगाया, R2 पे ओम्स लॉ तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, I2 इंटू R2। ठीक है, अब तीसरे पे लगाया तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू I3 इंटू R3। अब देखो तीनों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि देखो जो प्रोडक्ट है वो V के इक्वल है। ठीक है, अब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो करंट को कम होना पड़ेगा ना, अगर प्रोडक्ट V ही चाहिए तीनों केसेस में देखो। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस मैक्सिमम रेजिस्टेंस है जो, ठीक है, उसमें करंट सबसे मिनिमम जाएगा प्रोडक्ट को सेम रखने के लिए। ठीक है, अगर मान लो I3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, तब हम क्या कहेंगे, I3 सबसे लेस आएगा। ठीक है, तो हम किस ऑर्डर में लिखेंगे करंट, I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3। ठीक है, अगर R2 इज ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है उसमें सबसे कम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, चलो हम ऐसे करते हैं, I1 I2 I3 की वैल्यूज पुट करो यहाँ पे। I1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, V बाई R1, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, V बाई R2, और I3 पे क्या आ जाएगी, V बाई R3। ठीक है, अब यहाँ पे मैं V को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ओके, अब मैं यहाँ पे अब इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाता हूँ। वैसे ही इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, सर्किट बनाता हूँ R इक्विवेलेंट। ठीक है, सेम बैटरी है V की। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता था, ये तीनों मिल के जो I करंट बैटरी से निकाल रहे हैं, ये अकेला ही उतना करंट I करंट उसी सेम बैटरी से निकाल देगा। मतलब जो तीनों मिलके काम कर रहे हैं, ये अकेला उतना काम कर रहा है। ठीक है, काम क्या कर रहे हैं, ये तीनों मिलके I करंट निकाल रहे हैं V वोल्ट की बैटरी से, ये भी V वोल्ट की बैटरी, सेम बैटरी से उतना ही करंट निकाल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ओम्स लॉ लगा के देखोगे तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई R इक्वलेंट आ जाएगा ना। तो यहाँ पे I की वैल्यू पुट करो, V बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, ये V और V हो गया कैंसल, तो R1 बाई R इक्वलेंट किसके इक्वल हो गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो R इक्वलेंट है 1 बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है ना, तो इसमें मैं क्या कहूँगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, और सीरीज में क्या था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। यहाँ पे रेसिप्रोकल का सम है, वहाँ पे डायरेक्ट सम था। ठीक है ना, तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे ये आएगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा आर इक्वलेंट। अब जैसे एक क्वेश्चन है 3 and 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मतलब कि 3 और 6 हमने पैरेलल में लगा दी तो इक्विवेलेंट क्या होएगा। ठीक है, तो आप वही फॉर्मूला लगाओगे 1/r इक्वलेंट। R1 की वैल्यू कितनी है 3 ओम और R2 की 6 ओम। ठीक है, तो जब भी दो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हो ना, जब भी दो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हों तो आप डायरेक्टली थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ये फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, प्रोडक्ट कर दो, जैसे पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में। 6 × 3/6 + 3 मतलब 18/9, 2 ओम इज द आंसर। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रखो और दिमाग में कैलकुलेशन कर दो। जैसे यही आएगा यहाँ पे 6 × 3/6 + 3। ठीक है, वही है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 6 × 3/6 + 3 यही बन गया। ठीक है ना, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, टाइम बचता है। ठीक है, अगर 3 हो फिर तो हमें वैसे ही चलना पड़ेगा। अगर 3 रेजिस्टर्स हो, अगर 2 हो तो डायरेक्ट ऐसे लिखो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उसका सम। ठीक है, तो 2 ओम इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप ये याद भी रखो 3 and 6 जब मतलब बहुत बार यूज़ होता है 3 and 6 ओम, और इनका इक्वलेंट हमेशा 2 होता है पैरेलल में। ठीक है, 30 and 60 है तो 20 आ जाएगा। ठीक है, ये आप याद भी रख सकते हो। चलो अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम रेजिस्टर्स में करंट को कैसे स्प्लिट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टर्स हम पैरेलल में लगाएंगे, करंट को कैसे स्प्लिट करते हैं वो सीखते हैं। चलो मैं 2 रेजिस्टर्स ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं 2 रेजिस्टर्स लूँगा पैरेलल में, उसमें सीखते हैं स्प्लिटिंग कैसे होएगी। दिस इज R1 एंड दिस इज R2, R1 एंड R2। ठीक है, अब यहाँ से करंट आ रहा है I। ठीक है, अब करंट आपको पता है 2 रेजिस्टर्स हैं। ठीक है, 2 रेजिस्टर्स में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे करंट I1 गया, यहाँ पे करंट I2 गया। ठीक है, अब हम जानते हैं जब भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, अब इन दोनों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। अब R1 पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ओम्स लॉ से हम देख सकते हैं ना। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हमें पता है, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस, चलो R1 पे मैं V1 मान लेता हूँ। ठीक है, R2 पे मैं V2 मान लेता हूँ। वही नो V1 इज इक्वल टू V2। ठीक है, अब V1 किसके इक्वल आ जाएगा, I1 × R1 के, और V2 किसके इक्वल आ जाएगा, I2 × R2 के। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो जो करंट आया वो 2 जगह स्प्लिट हो गया। इसका मतलब क्या है, I1 + I2 मस्ट बी इक्वल टू I। ठीक है ना, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इक्वेशंस हैं, 2 ही वेरिएबल्स हैं, ऑब्वियस सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं, I1 एंड I2 जो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, R1 R2 एंड I ये गिवन होएगा। ठीक है, जो डाटा में ये रेजिस्टर ये और करंट ये हमें गिवन है, मतलब कि R1 R2 एंड I 2 वेरिएबल्स हैं, I1 एंड I2 वो हमने फाइंड आउट करनी है। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ से I2 की वैल्यू क्या आएगी, I1 R1/R2। ठीक है, अब ये I2 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ I1 + I1 R1/R2 इज इक्वल टू I। अब यहाँ पे I1 कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो 1 + R1/R2 इज इक्वल टू I। ठीक है, अब यहाँ से I1 की वैल्यू आ जाएगी,
I1 की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, I1 एलसीएम ले लो, ठीक है, R2 R1 प्लस R2 इज इक्वल टू I, ठीक है। तो अब I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 को उधर ले जाऊंगा, ठीक है, R1 प्लस R2 नीचे इसके, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये मैं लिख लेता हूं, अब नेक्स्ट देखो, I1 इज इक्वल टू I इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सिमिलरली हम I2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। I2 आप सिंपली ऐसे निकाल लो, I माइनस I1, ठीक है ना, सेकेंड इक्वेशन से। तो सेकेंड इक्वेशन यही थी, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। तो I2 यहाँ से निकाल, I1 की यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो यहाँ से I2 की वैल्यू आ जाएगी I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास I1 एंड I2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझो कि मतलब हमने ये फॉर्मूला याद कैसे करना है, ठीक है। तो अगर I1 निकालना है, इसको याद कैसे करना है, अगर I1 निकालना है तो सबसे पहले टोटल करंट लिखो, टोटल करंट इनटू, अब I1 किस में फ्लो कर रहा है, R1 में, ठीक है। हमने R1 के ऑपोजिट वाला रेजिस्टर लिखना है, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस लिखनी है ऑपोजिट वाले की, R2 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला आपने याद रखना है। दोबारा बता दूं, अगर I1 निकालना है तो टोटल करंट इनटू I1 इसमें फ्लो कर रहा है, ये रेजिस्टेंस लिखना है, इसके अपोजिट वाला लिखना है, ठीक है, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस दोनों का सम कर देना है, ठीक है। तो वैसे I2, अगर I2 निकालना है टोटल करंट लिखना है, ठीक है। अब I2 R2 में फ्लो कर रहा है, ये नहीं लिखना, इसके अपोजिट वाला लिखना है, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये तरीका है इसको याद करने का, ठीक है। अब जैसे एक मैं रियल डाटा ले लेता हूँ, ठीक है, I1 मान लेता हूँ दिस इज 1 एम्पियर गिवन है, ठीक है, R1 अगर 1 ओम गिवन है, ठीक है, R2 अगर 2 ओम गिवन है, तो ये फॉर्मूला लगा के आप I1 I2 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, टोटल करंट इज I इंटू R2 क्या है 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 मतलब 3। I1 की वैल्यू क्या आ गई 2/3 एम्पियर, ठीक है। अब I2 जरूरी नहीं है ये फॉर्मूला लगाना I2, वो आप डायरेक्ट भी देख लो, 1 से 2/3 माइनस कर दो, मतलब कि I1 की वैल्यू क्या आ गई 2/3 एम्पियर, ठीक है। अब 1 से 2/3 माइनस कर दोगे, वही करंट I2 होएगा, मतलब कि 1/3 एम्पियर, ठीक है। इन दोनों का सम देखो 1 के इक्वल आ रहा है ना, तो I2 की वैल्यू 1/3 एम्पियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा वे क्या है, दूसरा तरीका भी सीख लो। अब स्टूडेंट्स दूसरा तरीका यही पहले मैं बना लेता हूं, ठीक है, R1 एंड R2, ठीक है। करंट आया इसमें I और इसमें I1 फ्लो कर रहा है और इसमें I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, I1 इज टू I2 इज इक्वल टू V अपॉन R1 इज टू V अपॉन R2, ठीक है। ये लिख सकता हूं ना, क्योंकि I1 किसके इक्वल है, I1 V अपॉन R1 के इक्वल है, और I2 किसके इक्वल है, ये V अपॉन R2 के इक्वल है। दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो मैंने V मान लिया, ठीक है। तो इसको रेशियो फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब V तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं I1 इज टू I2
इज इक्वल टू 1/r1 इज इक्वल टू 1/r2। ठीक है। अब जैसे हमारे पास जो रियल डाटा था, ठीक है, वो हमने ये 1 एम्पियर लिया था, ठीक है, ये हमने ले लिया था 1 ओम, ठीक है, और ये लिया था 2 ओम लिया था, ठीक है ना। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, I1 इज टू I2, R1 किसके इक्वल है 1 के, और R2 किसके इक्वल है 2 के, ठीक है। अब 1 और 2 का जो एलसीएम है, मतलब 2 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ I1 इज टू I2 इज इक्वल टू 2:1, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद इसको ऐसे लिख सकता हूँ, I1 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ये लिख सकता हूँ ना, ठीक है, मतलब रेशियोज है, ठीक है, रेशियोज का जो रूल है वही है, ठीक है। तो I1 इज टू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2/2 प्लस 1, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे I1 प्लस I2 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, ठीक है, और दिस इज 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2/3, तो I1 किसके इक्वल आ गया 2/3 एम्पियर, ठीक है, या तो इस तरीके से निकाल लो, ठीक है। I2 की वैल्यू वही 1 माइनस 2/3 कितनी आ जाएगी 1/3 एम्पियर, ठीक है, या इस तरीके से निकाल, दोनों तरीके हैं। मगर ये जो तरीका है ना, अगर 3 रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, अगर 3 रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। जो पहले वाला तरीका था, जो फॉर्मूला था, ठीक है, अगर I1 लिखना है तो टोटल करंट इनटू उसके सामने वाला ऑपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 दोनों का सम। ये जो तरीका था ना, ये तभी लगता था अगर 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में है, 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, ठीक है। ये जो तरीका है, ये तरीका अगर 2 लगे हुए हैं, अगर 3 लगे हुए हैं, 4 लगे हुए, 5 लगे हुए हैं, तो यही तरीका आप लगाओगे, ठीक है। जो पहले वाला वे है वो तभी लगेगा अगर 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। ये वाला जो तरीका है ये आप लगा सकते हो, चाहे 2 लगे हों, 3 लगे हों, जितने मर्जी लगे हों, ठीक है। वैसे 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो अभी हम 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है, स्प्लिट करेंगे करंट, तो इसी तरीके से ही करेंगे, ठीक है ना। जैसे चलो एक और रेजिस्टर यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये पैरेलल में एक और बना देता हूँ, ठीक है। दिस इज, अब चलो थोड़ा सा डाटा और चेंज कर देते हैं हम। ये R1 था, ठीक है, और ये चलो 2 एम्पियर ले लेते हैं, I की वैल्यू, ठीक है, दिस इज 2 एम्पियर, ठीक है। I1 इसमें अब I2 फ्लो करेगा और इसमें I3 फ्लो करेगा, ठीक है। दिस इज R2 रेजिस्टेंस, दिस इज R3 रेजिस्टेंस, ठीक है। अब R1 की वैल्यू 1 ओम मान लो, R2 की वैल्यू 2 ओम मान लो और R3 की वैल्यू 3 ओम मान लो, ठीक है। अब हमने I1, I2, I3 की वैल्यूज निकालनी, हम इसी तरीके से ही निकालेंगे, ठीक है। तो चलो अब मैं ठीक है, अब चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, हाँ स्टूडेंट्स, अब ऐसे लिख सकता हूं I1 इज टू I2 इज टू I3 इज इक्वल टू 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3, ठीक है। तो I1 इज टू I2 इज टू I3, R1 की वैल्यू क्या है
1, R2 की वैल्यू क्या है 2, R3 की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, अब 1, 2, 3 का जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 मैं सभी जगह मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। ठीक है, तो अब इसको लिख सकता हूँ I1 is to I2 is to I3, 6 is to 3 is to 2 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं I1 की वैल्यू अगर निकालना चाहता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 6/6 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, तो अब I1 प्लस I2 प्लस I3 ये किसके इक्वल है? I1 प्लस I2 प्लस I3 वो 2 के इक्वल है ना। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो बस I1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, I1 इज इक्वल टू 6 बाय ये 11 आ गया। ठीक है, इंटू 2 मतलब कि 12 बाय 11 एम्पियर, ये I1 की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो अब I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? I2 की वैल्यू आ जाएगी, देखो वैसे I2 को मैं क्या लिखूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब I2 उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 है, तो 3/6 प्लस 3 प्लस 2। ओके, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू आपको पता है 2 एम्पियर है, तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इधर 6 बाय ये कितना आ गया 11। ठीक है ना, तो चलो अब स्टूडेंट्स I3 की वैल्यू आप सिंपली भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि I1 I2 की वैल्यू पता लग गई, I3 की वैल्यू 2 से मतलब I से माइनस कर दोगे I1 माइनस I2। ठीक है, मतलब कि 2 माइनस 12/11 माइनस 6/11 I3 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो I3 ऐसे निकाल लो इसी तरीके से, डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I3 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 प्लस 2 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये I3 की वैल्यू कितनी आ गई 4/11 एम्पियर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन देखो कि अब आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस तीनों पे सेम है, तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो जिसका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है जिस रेजिस्टर की, उसमें सबसे कम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि V इज इक्वल टू I इंटू आर। V जो है वो तीनों पे सेम है, मतलब कांस्टेंट है, तो I इंटू आर मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, अगर R सबसे ज़्यादा है तो I सबसे कम होना चाहिए, अगर R सबसे कम है तो I सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे कम कौन सा है 1 ओम है, 1 ओम में सबसे ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है 12/11। ठीक है, उससे कम R2 पे। ठीक है, अब R2 मतलब इसके बीच में आ गया। ठीक है, और R3 जो है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस है तो इसमें सबसे कम करंट फ्लो करेगा, वो हमने देखा 4/11। ठीक है, और 2 ओम वाले पे मतलब कि जो 6/11 वो इन दोनों के बीच में आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हो। अगर आपको 2 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, तो आप ये भी तरीका लगा सकते हो, वो भी डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर 3 है तो वो ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें रेजिस्टर्स में करंट को स्प्लिट करना आ गया कि कैसे करते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है
तीन रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं, 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, सर्किट बना है, एमीटर लगा है, की है, ठीक है, और बैटरी से करंट I निकल रहा है, ठीक है, और I1 I2 I3 स्प्लिट हो रहा है, 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, मतलब कि I1 I2 I3 की वैल्यू हमने निकालनी है। तो I1 I2 I3 की अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको I भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो I को कैसे निकालोगे आप? I सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा I को निकालने के लिए कि I हम निकालते हैं V अपॉन R इक्वलेंट से, ठीक है। तो आप V आपको गिवन है 6 वोल्ट है, R इक्विवेलेंट निकालोगे, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो वहाँ से I आएगा। फिर आप क्या करोगे, फिर इस तरीके से आप I1 I2 I3 की वैल्यू निकालोगे, यही आपके दिमाग में आएगा। मगर ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है, मतलब कि टाइम की बर्बादी है बहुत। सिंपली अगर I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है तीनों पे, इस पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, इस पे भी 6 वोल्ट आएगा, ठीक है, इस पे भी 6 वोल्ट आएगा और इस पे भी 6 वोल्ट आएगा, तीनों पे 6 वोल्ट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट आ जाएगा, ठीक है। अब जहाँ I1 की वैल्यू अगर निकालनी है, I1 क्या आ जाएगा, V अपॉन R1 मतलब 6/5 एम्पियर, ठीक है। I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/5 एम्पियर, सॉरी 5 उल्टा लिख दिया, चलो ठीक है। I1 की वैल्यू इज इक्वल टू 6/5, ठीक है। तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 6/10, V अपॉन R होता है ना, और I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/30, ठीक है, मतलब कि 1/5। तो I1 I2 I3 आप सीधे निकाल सकते हो। अगर आपको बैटरी गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ओम्स लॉ से I1 I2 I3 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। स्प्लिटिंग पता कब करनी है, स्प्लिटिंग तब करनी है अगर आपको ये करंट गिवन है, ठीक है, और बैटरी के बारे में कुछ पता नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया नहीं हुआ है, ठीक है, तो तब करना आपने, तब स्प्लिटिंग इस तरीके से करनी है अगर आपको करंट गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता ही है, तीनों रेजिस्टर्स पे पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो तीनों पे करंट आ जाएगा, I1 I2 I3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ए पार्ट हो गया हमारा। बी पार्ट क्या है, टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। I1 I2 I3 आपने निकाल लिया हुआ है, तो आप सिंपली कर दोगे 6/5 प्लस 6/10, ठीक है, प्लस 6/30, ठीक है ना। तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो। तो मतलब कि चलो LCM 30 आ गया, ठीक है, तो ये 36 आ जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ठीक है, और ये 6, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको आप ऐड कर लो, ठीक है, ऐड करके आपके पास आ जाएगा कितना, 24 प्लस 36, ठीक है, 24 प्लस 36 मतलब कि आपके पास 60 आ गया, ठीक है। तो 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा इसका, 60/30 मतलब 2 एम्पियर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप करंट निकाल सकते हो, ठीक है, टोटल करंट, या टोटल करंट ऐसे भी आ जाता I/V/R इक्विवेलेंट। अब क्योंकि अब क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में यही पूछा है ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस मतलब इफेक्टिव मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, एक ही बात है। नेट रेजिस्टेंस कहा हो, अगर इफेक्टिव कहा हो, अगर इक्विवेलेंट कहा हो, तो एक ही मतलब है उसका, ठीक है। अब रेजिस्टेंस अगर निकालना ही है तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, टोटल करंट निकाल लो।
पहले टोटल करंट। मगर अब अगर टोटल करंट पता लग गया, क्योंकि आर इक्वलेंट निकाल लिया, तो ये टोटल करंट जो बैटरी से निकला वो क्या आ जाएगा, V अपॉन आर इक्वलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो V अपॉन आर इक्वलेंट आ गया, तो आपके पास टोटल करंट आ गया। अब स्प्लिटिंग मत करना, ठीक है, जैसे हमने पहले करी थी, क्योंकि वो टाइम वेस्टेज है। ठीक है, अगर आपको सीधे बैटरी पता है तो I1 I2 I3 की डायरेक्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी, पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं, मेंटल कैलकुलेशन से I1 I2 I3 की वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक है, टोटल करंट आप तीनों को सम कर दो। ठीक है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, उसके लिए वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 30 LCM आ जाता है। ठीक है, तो 6 प्लस 3 प्लस 1 मतलब कि R इक्वलेंट कितना आ गया, 3 ओम। ठीक है, यहाँ से भी अब करंट आ सकता है, टोटल करंट क्या होएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्वलेंट, तो 6 अपॉन आर इक्वलेंट कितना निकाला हमने, 3, तो मतलब कि 2 एम्पियर। ऐसे भी टोटल करंट आ सकता था। ठीक है, ऐसे भी आ सकता था, मतलब तीनों को सम करके, या इस तरीके से भी आ सकता था। ठीक है, मगर आपको अगर वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस पूछी है, तो आप ऐसे नहीं, ये करंट निकाल के टोटल करंट जो आ रहा है, ठीक है, वो निकालने के बाद आप स्प्लिटिंग करने लग जाते, वो बहुत ज़्यादा टाइम की वेस्टेज होती, बेवकूफ़ी है एक नंबर की। ठीक है, आप सीधे ऐसे करोगे I1 I2 I3 अगर निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 रेजिस्टर्स आर connected as shown in figure through a resistor of 5 ohm, a current of 1 ampere is flowing. What is the potential difference across AB and across AC? ठीक है, तो आपको करंट कितना का है थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 5 ओम 1 एम्पियर, मतलब कि ये जो I1 की वैल्यू है दिस इज 1 एम्पियर। ठीक है, तो AB पोटेंशियल डिफरेंस ये तो आ ही जाएगा सीधे ओम्स लॉ से, क्या 5 × 1 मतलब 5 वोल्ट। ठीक है, अब वोल्टेज अक्रॉस AC निकालनी है, तो वोल्टेज अक्रॉस AC निकालनी है तो आपको पता है इट मस्ट बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस AB एंड वोल्टेज अक्रॉस BC। ठीक है ना, तो अब आप देखो, अब BC पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो चाहे आप, दो तरीके हैं इसके भी, चाहे आप इस करंट को स्प्लिट कर लो। अब इसमें करंट कितना जाएगा, सीधे आप डायरेक्ट लगाया करो, अगर 2 रेजिस्टर्स लगे हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया करो, टोटल करंट निकालना इसमें है, इसके अपोजिट वाला 15 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम मतलब 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/5 एम्पियर। ठीक है, अब 3/5 एम्पियर I2 की वैल्यू आ गई, तो अब इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3/5 × 10 ओम्स लॉ लगाया। ठीक है, तो मतलब कि कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब 6 वोल्ट इस पे भी ऑब्वियस है 6 वोल्ट ही होएगा। ठीक है ना, तो अब AB आपको पता है दिस इज 5 वोल्ट, और BC आपको पता लग गया B एंड C पे कितना है, 6 वोल्ट है, तो मतलब कि 11 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब करंट भी पूछा हुआ है, करंट तो हमने R2 में निकाल ही लिया। ठीक है, अब मतलब 10 ओम पे हमने निकाल लिया, 15 ओम पे भी निकाल लो। ठीक है, 15 ओम पे कैसे निकालोगे, 1 - 3/5 कर दो, मतलब 2/5 आ जाएगा, दिस इज 2/5 एम्पियर। ओके, तो ये हमारे पास I2 I3 मतलब कि हमने करंट निकाल लिया रेजिस्टर्स में। ठीक है, और वोल्टेज भी निकाल ली। अब वोल्टेज अगर AB पे तो निकल गई थी, ठीक है, BC पे निकालने का एक और भी तरीका है। आप कैसे निकालोगे, आप इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 15 × 10 मतलब 150 डिवाइडेड बाय 15 + 10 मतलब
25, तो ये आ गया आपके पास 6 ओम। ठीक है, 6 ओम आ गया। तो इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूं, मतलब कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं सर्किट को। तो ये 5 ओम, तो ये क्या आ जाएगा 6 ओम, मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो 6 ओम है। ठीक है, अब करंट आपको पता है कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो अब ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो और अगर सिंप्लीफाई करो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 11 ओम आ जाएगा। 1 एम्पियर फ्लो किया। ठीक है, तो अब ओम्स लॉ लगा के आप देखोगे इस पे 11 वोल्ट आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, जैसे आपको सूट करे वैसे आप करो। तो आंसर यहाँ से भी 11 वोल्ट आया, करंट को स्प्लिट किया था। ठीक है, वहाँ से भी 11 वोल्ट ही आया था। तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करना चाहो। नेक्स्ट, इफेक्टिव MCQs हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल इज। अब स्टूडेंट्स आप ये बात देखो कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हमेशा कम आता है सबसे स्मॉलर रेजिस्टर से। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 10 और 15 पैरेलल में लगे हैं। ठीक है, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो 6 ओम। ठीक है, वो इन दोनों से कम था। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी देख सकते हो, जैसे 5, 10 और 30 का जो इक्विवेलेंट आया, इक्विवेलेंट कितना आया 3 ओम, वो तीनों से कम था। मतलब कि जो सबसे स्मॉलेस्ट है तीनों में उससे भी कम है। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो तीनों से ज़्यादा होता है। ठीक है, पैरेलल में वो तीनों से कम होता है। ठीक है, वही अगर सीरीज में लगे हों तो आप डायरेक्ट ऐड करते हो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो आर इक्विवेलेंट तीनों से ज़्यादा आएगा ना, मतलब ऑब्वियस है कितना आ जाएगा इसमें 10 + 5 + 30 मतलब कि 45 आ जाएगा, वो तीनों से बड़ा है। ठीक है, अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट है वो तीनों से छोटा है। ठीक है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट से भी छोटा है। तो बस अब क्वेश्चन हो जाएगा ये, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज स्मॉलर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ओके, नेक्स्ट, two unequal resistors are connected in parallel. Which one of the following statement is correct? Current flowing is same in both. बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर अनइक्वल है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें कम करंट फ्लो करेगा, जिसका कम है उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। मोर करंट विल फ्लो फ्रॉम हाइयर रेजिस्टेंस पीस, ये भी गलत है। ठीक है, करंट कम करेगा उसमें। पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम इन बोथ, ये बिल्कुल सही है, पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ लोअर रेजिस्टेंस इज लेस, ये तो चलो इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा जो हम पढ़ रहे हैं, मगर आपको ये बताया था कि जो कंडक्टेंस होती है वो रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस के, और जो कंडक्टिविटी होती है ना वो भी रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी के। ठीक है, तो अगर लोअर रेजिस्टेंस है, तो लोअर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, उसकी रेजिस्टिविटी भी लोअर है। तो उसकी अगर रेजिस्टिविटी लोअर है तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है ना, रेसिप्रोकल में है। तो कंडक्टिविटी ऑफ द लोअर रेजिस्टेंस मस्ट बी मोर, तो ये भी गलत है। ठीक है, सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब नेक्स्ट देखो, देयर आर 8 इक्वल रेजिस्टेंसेस, इक्वल है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, टोटल रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स हमने सीरीज में, अगर सीरीज में देखा था आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लगे हुए थे, सभी का रेजिस्टेंस सेम था, तो आर इक्वलेंट कितना आया था, आर इक्वलेंट आया था n टाइम्स
एक का रेजिस्टेंस, ठीक है। ये किस में था, सीरीज में था। अब पैरेलल में क्या होएगा, पैरेलल में आप निकाल सकते हो 1/r इक्वलेंट 1/r प्लस 1/r, ठीक है। ऐसे अगर n लगे हुए हैं तो 1/r इक्वलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, n टाइम्स 1/r। तो यहाँ से r इक्वलेंट क्या आ जाएगा, r/n। तो आपने हमेशा याद रखना है, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं ना, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो एक का रेजिस्टेंस लिखना है, डिवाइड कर देना है कितने लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक का रेजिस्टेंस r है, कितने लगे हुए हैं, 8 लगे हुए हैं, तो r/8 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये आपने चीज़ याद रखनी है, जब भी आइडेंटिकल लगते हैं पैरेलल में तो एक का रेजिस्टेंस लिखो डिवाइडेड बाय जितने हैं उससे वो लिख दो, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज पैरेलल का लेक्चर था, ठीक है। रेजिस्टेंसेस हमने पैरेलल में पढ़े। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होएगा ना, इसमें हम रेजिस्टेंसेस सीरीज एंड पैरेलल, मतलब कि कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे, जो रेजिस्टेंसेस सीरीज में भी और पैरेलल में भी, मतलब कंबाइंड करके पढ़ेंगे। पहले हमने सीरीज वाला अलग पढ़ा, पैरेलल वाला अलग पढ़ा, अब दोनों की कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ऑफ रेजिस्टेंसेस, या कह लो मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे वो, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल के। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।